Hello everyone. This is the lecture 3 of metals and non-metals for class 10 student. I hope you all are doing good and you are healthy and welcome you all to the Singh Pathshala online classes. तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। अब हम क्या चीज़ स्टडी कर रहे थे, हम केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल्स की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसकी हमने दो रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ओके, एक तो थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। रिएक्शन विद वाटर भी पढ़ ली हमने। अब जो थर्ड रिएक्शन है वो मेटल्स की, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जो थर्ड रिएक्शन हमें स्टडी करनी है वो मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ हमें स्टडी करनी है। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे भाई हम। तो देखिए, इस रिएक्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड चैप्टर में हमने एसिड की, एसिड बेस और सॉल्ट जो चैप्टर था उसमें हमने एसिड की रिएक्शंस पढ़ी थी। उसमें हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ ऑलरेडी पढ़ ली है, पर मैं फिर भी थोड़ा आपको याद करवा देता हूँ। जनरल रिएक्शन क्या होती थी? जनरल रिएक्शन कुछ ये होती थी कि किसी भी एसिड की रिएक्शन, अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल के साथ करवाई जाए तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता था वो मिलता था मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस। ओके, H2 गैस से रिलीज होती थी। तो इसके कुछ एग्जांपल फिर से दोबारा से एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर HCl से करवा दें हम, मैग्नीशियम मेटल है हमारा, रिएक्टिव मेटल है, HCl एसिड है, इसके साथ करवाएंगे तो मैग्नीशियम का सॉल्ट हमें मिलता था MgCl2 प्लस H2 गैस से रिलीज होती थी। बैलेंस तुम खुद ही कर सकते हो, तो मैंने इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। जैसे जिंक की रिएक्शन किससे करवाएं? H2SO4 के साथ करवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएं, तो उस केस में जो हमें सॉल्ट मिलता था वो मिलता था हमें ZnSO4 प्लस H2 गैस से रिलीज होती थी। ये सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैं पहले ही एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में चर्चा कर चुका हूँ। ओके, सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको कैटायन और एनायन की वैलेंसी पता होनी चाहिए। और अगर सोडियम की रिएक्शन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सोडियम की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करवाते थे तो जो सोल्ट बनता था वो कुछ ऐसा बनता था, उसका फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, प्लस H2 गैस रिलीज होती थी। इसमें अलग क्या है इस फॉर्मूले में? इसमें एनाइन पहले लिखा गया एनाइन को और कैटाइन को बाद में लिखा गया भाई। एनाइन को पहले लिखा गया है और कैटाइन को, एनाइन ये होता है CH3COO माइनस और कैटाइन होता है Na प्लस। बाकी सारे सॉल्ट्स में क्या होता है, कैटाइन को पहले लिखते हैं एनाइन को बाद में लिखते हैं, तो इसमें कुछ अलग है। ओके, तो एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होती है, ये एसिटिक एसिड है, सोडियम की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड के साथ होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो हमें सॉल्ट मिलता है वो मिलता है सोडियम एसीटेट, और जिसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? उल्टा लिखते हैं, एनाइन को पहले लिखते हैं कैटाइन को बाद में लिखते हैं, इसे याद रखें। चलिए, तो ये रिएक्शंस हमने खूब पढ़ी हैं, भर भर के पढ़ी हैं, हमें पता है इसके बारे में। और ये जो H2 गैस रिलीज होती है इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं हमने इसकी भी बात कर ली थी कि आप क्या करें, जिस भी कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, वहां से एक पाइप को क्या करें, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दें ताकि जो H2 गैस रिलीज हो वो सॉफ्ट सॉल्यूशन में चली जाए। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जो H2 गैस जाती है वहाँ वो बबल्स बनाती है, और वो बबल्स को जब हम बबल के कांटेक्ट में क्या लाते हैं, बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक कोई चीज़ लेके आते हैं ऐसी,
तो जो H2 गैस उस बबल के अंदर होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। और H2 का जो बर्निंग होती है या जो H2 का कंबशन होता है वो बड़ा ही एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, तो हमें पॉपिंग साउंड मिलता है। हाइड्रोजन H2 गैस की बर्निंग पे हमें क्या मिलता है, पॉपिंग साउंड मिलता है। तो ये इसका एक डिटेक्शन का टेस्ट है। चलिए, तो ये भी हो गया। अब इसमें कुछ खास क्या है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमने ऊपर एक जर्नल रिएक्शन लिखी थी, वो जनरल रिएक्शन है, वो हर जगह फॉलो नहीं करेगी। ज़्यादातर वही रिएक्शन फॉलो करेगी बट हर जगह नहीं करेगी। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, एक नोट लिखते हैं। वो नोट ये है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट with HNO3, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, then we get H2O instead of H2 गैस। तो बाकी एसिड्स में क्या मिल रहा था हमें, वो भी मैं लिख देता हूँ। जब हम मेटल की रिएक्शन करवा रहे थे एसिड के साथ तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस मिल रही थी। ओके, तो ये हो रहा था। बट अगर किसी मेटल की रिएक्शन हम HNO3 के साथ करवाते हैं, HNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो तब हमें मेटल सॉल्ट तो मिलता ही है, बट जो H2 गैस नहीं मिलती है, यहाँ पे हमें H2O मिलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लेना आपको, ये अलग है कुछ। HNO3 के साथ रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। इसे रट लें, रट्टा मार लें भाई इसे। नॉर्मली सभी एसिड्स के साथ H2 गैस मिलती है, HNO3 के साथ हमें H2O मिलता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, HNO3 में ऐसा क्या खास है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, HNO3 क्या होता है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो होता क्या है भाई, इस रिएक्शन को मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें, इस रिएक्शन में भी जब किसी मेटल की रिएक्शन हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो इस रिएक्शन में भी इनिशियली तो H2 गैस ही हमें मिलती है, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलती है। बट क्योंकि हमारा जो HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सॉल्यूशन में ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा मेटल के साथ HNO3 की रिएक्शन करवाई तो सारा का सारा HNO3 एक ही बार में एकदम ही खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, सॉल्यूशन के अंदर HNO3 होगा। तो वो जो सॉल्यूशन के अंदर HNO3 होगा वो बने हुए H2 गैस का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बात याद रखें कि जो किसी का ऑक्सीडेशन करता है, जैसे HNO3 ने H2 का ऑक्सीडेशन करके H2O बना दिया, जो किसी का ऑक्सीडेशन करता है वो अपना रिडक्शन भी करता है 101%। अगर कोई किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो अपना क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। ये सीधी सी बात ऐसे समझ लो, मान लो किसी के पास पैसा है, ठीक है, अगर वो अपना पैसा किसी दूसरे को देगा तो जाहिर सी बात है वो उसके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो HNO3 ने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, HNO3 ने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया H2O में, और खुद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। ओके, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मतलब कुछ भी अलग अलग हो सकती हैं, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनती हैं, HNO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वो NO की फॉर्म में चला जाता है, कभी वो
N2O की फॉर्म में चला जाता है और कभी NO2 की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं HNO3 के साथ, वो देखिए। मतलब H2 तो बच ही नहीं रहा है, जो भी H2 होता है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम H2 को रहने दे, H2 को लिखेंगे ही नहीं। तो जो हमारी रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन होगी HNO3 के साथ, वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगी कि जब मेटल की रिएक्शन हम HNO3 के साथ करवाएंगे, उस केस में हमें मेटल सॉल्ट मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी मिलेंगी। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, और वो कौन कौन सी हो सकती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड, वो NO भी हो सकती है, यहाँ N2O भी हो सकती है, और NO2 भी हो सकती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं, देखिए एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम मेटल ले लें जिंक। जिंक की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा ZnNO3 द होल ट्वाइस, प्लस H2O मिलेगा, प्लस नाइट्रोजन का ऑक्साइड। इस केस में कौन सा मिलता है, इस केस में हमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलता है N2O। ठीक है, वो कोई भी मिल सकता है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी लिख देंगे। अगर कोई आपको HNO3 के साथ रिएक्शन लिखने के लिए बोले तो आप सिंपली N ऑक्साइड्स लिख देना वहाँ पे। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के अंदर कुछ और भी चीज है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में ऐसा भी होता है कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन जब वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं हम, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं, मैं इसे पूरा ही लिख देता हूँ। तो उस केस में क्या होता है, मेटल सॉल्ट तो मिलता ही मिलता है, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट तो मिलेगा ही। इसके साथ में हमें, जो कि मैं अभी तक बोल रहा था कि HNO3 के केस में H2 गैस नहीं मिलती है, H2O मिलता है, बट इस केस में H2 गैस ही मिलती है। यानी कि ये भी एक याद रखने वाला केस हो गया, इसे भी याद रखेंगे। इस केस में हमें H2O नहीं मिला। ठीक है, अब पूछोगे सर ऐसा क्यों हो गया यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा सर यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, इसमें कुछ फर्क है, इस रिएक्शन में कुछ चेंजेस हैं। वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि ये जो HNO3 है ये वेरी डाइल्यूट दे रखा है। तुम बोलोगे सर उससे क्या हो जाएगा, वेरी डाइल्यूट दे रखा है, तो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। असल में कोई अगर HNO3 का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, HNO3 का अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा, और HNO3 कम होगा। मान लीजिए ये मैं जो ब्लू डॉट्स बना रहा हूँ वो वाटर है, H2O है, और जो रेड बना रहा हूँ वो क्या है हमारा, HNO3 है। तो देखिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, HNO3 बहुत कम होगा, पानी ज़्यादा होगा उसके अंदर। ठीक है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के सॉल्यूशन में HNO3 बहुत कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। अब रिएक्शन किससे होनी थी, रिएक्शन तो HNO3 से होनी थी। तो HNO3 के साथ एक बार रिएक्शन होके, मैंने तुम्हें बोला था कि रिएक्शन तो वैसे ही होती है HNO3 के केस में, बट जो बचा हुआ HNO3 होता था वो H2 का ऑक्सीडेशन करके उसे H2O में कन्वर्ट कर देता था, वाटर में कन्वर्ट कर देता था। पर यहाँ पे देखो अमाउंट ही बहुत कम है HNO3 का, मतलब वो HNO3 बाद में बचेगा ही नहीं। H2 को ऑक्सीडेशन करने के लिए HNO3 ही नहीं बचेगा, बिकॉज HNO3 बहुत कम है, तो ये H2 का ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे वाटर ना मिलके H2 गैस मिलती है। क्या आपको समझ में आ गया, मैं लिख भी देता हूँ आपको, अपनी भाषा में लिख लेते हैं।
HNO3 का अमाउंट इतना कम है इतना कम है कि वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, कम है कि वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा। और H2 को, तो अगर HNO3 कंज्यूम हो गया तो H2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए बचेगा ही नहीं, H2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो ये वजह होती है वेरी डाइल्यूट HNO3 के केस में हमें H2 ही मिलता है, जो कि नॉर्मली हमें मिलना चाहिए था। ओके, एक और मेटल होता है जिसके साथ ये रिएक्शन होती है वेरी डाइल्यूट HNO3 की, वो मैग्नीज भी होता है। मैग्नीज के साथ रिएक्शन करवा दें वेरी डाइल्यूट HNO3 की, तो इस केस में भी हमें क्या मिलता है, इसमें मेटल का सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलता है, प्लस H2 गैस मिलता है। ठीक है जी, तो वेरी डाइल्यूट के केस में HNO3 ऑक्सीडेशन कर ही नहीं पाता है, बिकॉज वो उसका अमाउंट ही बहुत कम होता है। चलिए, तो ये रिएक्शन हमें समझ में आ गई। एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कैसे होती है वो भी हमें समझ में आ गया। जनरल रिएक्शन तो यही होती है कि मेटल सॉल्ट प्लस H2 मिलेगा, बट HNO3 में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी किस मेटल की ज़्यादा थी। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में आपने कुछ मेटल्स की बात की है, वहाँ पे हमने कुछ मेटल्स लिए थे, उन्हें रिएक्ट करवा करवा के देखा था एसिड्स के साथ, तो हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला था। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने पे ही आपको पता लगेगा, यहाँ मेरी बात मान लीजिए। तो होता क्या है कि कैसे चेक करते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड टूवर्ड एसिड। ठीक है, तो वो पता लगता है H2 गैस जो बन रही है उसके बबल्स फॉर्मेशन के रेट से। अगर किसी मेटल के साथ जब हम एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, एक मेटल तो ऐसे रिएक्शन कर रहा है कि उसमें जो H2 बबल्स हैं वो बहुत तेज तेज बन रहे हैं, और एक मेटल ऐसा है कि जिसमें H2 के बबल्स हैं वो बड़े स्लोली बन रहे हैं। तो उससे हम बता सकते हैं कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड एसिड और कौन सा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, reactivity of metals toward acid is directly proportional to rate of formation of bubbles of H2 gas। बहुत ही बढ़िया, तो हमें समझ में आ गया। और इसी ऑब्जर्वेशन को जब हम लेबोरेटरी में अलग अलग मेटल्स की रिएक्शन करवाएंगे तो ये चीज़ हम आसानी से देख सकते हैं किस केस में बबल्स फास्ट बन रहे हैं और किस में स्लो बन रहे हैं। तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आया था हमारा मेटल्स का टूवर्ड एसिड, तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमने सभी रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखा था। ठीक है, कंबशन ऑफ द मेटल्स के लिए भी हमने लिखा था, वाटर के साथ रिएक्शन के लिए भी हमने लिखा था, तो एसिड के लिए भी हम लिख रहे हैं। इन ऑर्डर्स को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑर्डर इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ओवरऑल एक ऑर्डर रिएक्टिविटी का निकाल सकें। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा, वो ऑर्डर ये मिलता है भाई, हम H2 बबल फॉर्मेशन को देख के ऑर्डर बनाया गया है। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। ओके,
अब हम कुछ मेटल्स की बात कर लेते हैं, जो मेटल्स कुछ कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। आप जानते हो उन मेटल्स को, नोबल मेटल्स। ठीक है, तो अगर नोबल मेटल गोल्ड की बात करें या प्लेटिनम की बात करें, तो ये किसी भी एसिड, एनी एसिड, कोई सा भी एसिड हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो, किसी के साथ भी ये रिएक्शन नहीं करते हैं। बट ये एक चीज़ के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वो क्या होता था, यू और पीटी जो था वो रिएक्शन कर लेते थे एक्वा रेजिया के साथ। आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में, सॉरी हाँ लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था मैंने। एक्वा रेजिया के साथ ये रिएक्शन कर लेते हैं, या रिएक्शन करना भी आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लेटिनम या गोल्ड है वो एक्वा रेजिया में डिसॉल्व भी हो जाता है। ओके, तो एक्वा रेजिया क्या होता है, मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, हालांकि हमने पढ़ रखा है सारा कुछ। एक्वा रेजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, HCl और HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर, क्या ऐसे ही दोनों को मिला देते हैं, कोई भी कंपोजिशन चलेगी क्या? मैंने बोला नहीं, इनकी कंपोजिशन भी फिक्स होती है। 3 मोल इसके होने चाहिए और 1 मोल इसका होना चाहिए, यानी कि 3:1 मोलर रेशियो में इन्हें मिक्स करना होता है, 3:1। ओके, तो ये आप याद रख सकते हैं 3:1। वैसे इस लेवल पे आपसे कभी कोई ये पूछेगा नहीं। ओके, तो ये भी बात हो गई, एसिड के साथ रिएक्शन होगी हमारी खत्म। अब हम जो लास्ट रिएक्शन है मेटल्स की, उसके बारे में बात करते हैं। जो फोर्थ रिएक्शन होती है उसका नाम होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है। इससे फाइनली हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर, जो पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हम बता सकते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम किसी मेटल ए, कोई भी ए मेटल बोल देता हूँ मैं, उसकी रिएक्शन हम किसी भी बी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी सॉल्ट। और उसके बाद में ये रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, किसी भी मेटल की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ करवाते हैं, किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर ये रिएक्शन हो जाती है तो वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे ये रिएक्शन अगर होगी तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो ये मिलेंगे, मेटल बी मिल जाएगा हमें, प्लस जो सॉल्ट अब होगा वो मेटल ए का बन जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल ए, मेटल ए का सॉल्ट बन जाएगा और मेटल बी हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये ऐसा तब होगा जब मेटल ए की रिएक्टिविटी मेटल बी से ज़्यादा हो। मेटल ए की रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन तभी होगी व्हेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ए इज ग्रेटर देन मेटल बी। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो कुल मिला के मैं आपको बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम जिंक की रिएक्शन FeSO4 के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटल, और ये हमने दूसरा ले लिया मेटल का सॉल्ट। तो होता क्या है कि हमें पता है जिंक जो होता है, वैसे तो हमें सबके बारे में ही पता लग जाएगा जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप माने, या आपको मैं पहले से ही बता देता हूँ, जिंक जो होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ ऐसे होती है कि यहाँ से जिंक आएगा,
आयरन को यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल देगा, बोलेगा चल हट, मैं तुझसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं रहूँगा सल्फेट के साथ, तू भाग यहाँ से, तो उसे भगा देगा। हाँ ठीक है, ये सिंपल भाषा में बोला, असल में ये क्या कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो जब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन हमें मिल जाएगा, और जो सॉल्ट बन जाएगा वो ZnSO4 का बन जाएगा। क्या आपको वो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, इस रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल displaces the less reactive metal from its salt solution। तो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, नोटिस करने वाली ये बात है कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में ओनली अगर मेटल है तो ज़्यादातर मेटल क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। तो यहाँ पे अलग से सॉलिड था जिंक, और ये जो FeSO4 था ये एक्वा सॉल्यूशन था। और जैसे ये रिएक्शन हो जाएगी तो ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, और जो आयरन होगा वो अलग से सॉल्यूशन से अलग से बाहर एक सॉलिड की फॉर्म में हमें मिल जाएगा, बिकॉज मेटल जो होते हैं वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ज़्यादातर मेटल्स। तो यही था भाई इसके बारे में। ओके, यहाँ पे एक और बात मैं बताता हूँ, अगर हम उल्टा रिएक्शन करवाना चाहें, कि हम Fe ले लें, Fe की रिएक्शन ZnSO4 के साथ करवा दें, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी रिएक्शन, बिकॉज अभी तो हमने बोला कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जो होता है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, Fe इज लेस रिएक्टिव, तो इसे धक्का मार के नहीं निकाल सकता है, और जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। या मैं ऊपर वाले में एक और खास बात बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड नहीं आ सकती है। ठीक है, यही तो मैंने बताया है कि जो आयरन है वो ZnSO4 को ZnSO4 में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। तो ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो यूनिडायरेक्शनली होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है, आप बोलो कि फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो जाए और बैकवर्ड भी हो जाए, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं ऐसी जो फॉरवर्ड भी जाती हैं और बैकवर्ड भी आती हैं, बट ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं हम इसमें, ये जो रिएक्शन होती है यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी ये, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। चलिए, ये बात भी हमें समझ में आ गई। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन का है। इस रिएक्शन का एप्लीकेशन क्या है? इस रिएक्शन का एप्लीकेशन है कि हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं दो मेटल्स की रिएक्टिविटी, आपस में मेटल्स की रिएक्टिविटी कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सो दिस reaction can be used to compare the reactivity of metals। मेटल्स की रिएक्टिविटी आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन से। जाहिर सी बात है, अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट में से उसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है तो हम उससे मान लेंगे कि वो कम रिएक्टिव है। ओके, और अगर वो डिस्प्लेस कर पा रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है उससे। तो सिंपली हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसी रिएक्शन की हेल्प से ही हमने
ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला था। ठीक है, इसी रिएक्शन की हेल्प से हमने ओवरऑल जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर था वो निकाला था, या ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज भी जिसे बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज इसी रिएक्शन की हेल्प से आई थी। ठीक है, जैसे हमने एक रिएक्शन में मैंने बोला था ना कि सोडियम और पोटेशियम मैग्नीशियम से या कैल्शियम से तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट सोडियम और मैग्नीशियम में भी अगर कंपेयर करना हो वो कैसे करेंगे, वो इस रिएक्शन की हेल्प से करेंगे। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, वो क्या होती है जो इस रिएक्शन की हेल्प से बनाई गई है, वो मैं अभी यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर देता हूँ भाई। तो देखिए भाई, ये आ गई हमारी ओवरऑल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा या टॉप मोस्ट जो मेटल होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसमें कुछ ही मेटल्स को कंसिडर किया गया है। ठीक है, सारे मेटल्स को कंसिडर नहीं किया है। तो आपको इतने ही मेटल्स अगर याद हो जाते हैं तो भी बढ़िया है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है हमारा, गोल्ड। बल्कि वो तो रिएक्शन ही नहीं करता है, हमें पता है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया गोल्ड। यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में अप टू डाउन जब जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी भाई। ओके, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। याद क्यों रखनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद हमें इसीलिए करना पड़ेगा बिकॉज अगर हमें रिएक्टिविटी के बारे में नहीं पता होगा कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हमें कभी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ गई, कंप्लीट करने के लिए आ गई, तो हम उसे कर नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा, रट लेना होगा। चाहे आप निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास से निमोनिक था बट वो सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी के लिए था, बहुत ज़्यादा बड़ी रिएक्टिविटी सीरीज के लिए था, उसमें बहुत सारे मेटल्स थे, तो इसीलिए वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आपको ये बस कुछ ही जो 10-15 यहाँ पे लिखे हुए हैं यही याद करने हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना होगा, अदरवाइज आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर देते हैं, जैसे अगर एक से ज़्यादा मेटल्स ले लेते हैं किसी मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, मान लीजिए मैंने कैल्शियम ले लिया, जिंक ले लिया और साथ में FeSO4 ले लिया, तो इस केस में रिएक्शन क्या होगी, आप लोग इसके बारे में सोचें, वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाएं और उसके बाद में प्ले करके देखें कि क्या आपने सही सोचा। ऐसे मैं तो बता ही रहा हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में मेटल्स अब हमारे पास दो हैं। ओके, मेटल्स हमारे पास दो हैं और इन मेटल्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो मैं 1 2 3 करके लिख देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज से में देख सकते हैं कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इसे 1 लिख देंगे। और उससे कम रिएक्टिव है जिंक, और उससे कम रिएक्टिव है आयरन 3। और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा तो उसके बारे में बात करते हैं भाई। अब तुम बोलोगे सर आयरन से जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है और कैल्शियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन को कैल्शियम भी डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक भी कर सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, बट जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ना फाइनली वो ये मिलेगा, कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा, CaSO4 मिलेगा, प्लस जिंक भी ऐसे ही रह जाएगा और आयरन जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिया, जिंक भी तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता था। मैंने बोला कि चलो करके देख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं भाई। जिंक जब आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस Fe मिल जाएगा हमें। अब ZnSO4 को भी तो कैल्शियम डिस्प्लेस कर सकता है, फर्दर फिर कैल्शियम इसे डिस्प्लेस कर देगा,
तो CaSO4 ही तो अल्टीमेटली CaSO4 ही मिलना था हमें। CaSO4 मिलेगा, आयरन मिलेगा, जिंक मिलेगा। ये ZnSO4 तो कन्वर्ट ही हो गया CaSO4 में, तो इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब आउट ऑफ द ट्रैक थोड़ा सा था, बट आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मेटल दे दिए जाएं एक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें कैसे करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। इस केस में हम मेटल 1 ले लेते हैं और सॉल्ट सॉल्यूशन 2 ले लेते हैं। वो भी कमाल की ही चीज़ होने वाली है। देखिए, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में इन सभी मेटल्स को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर जिंक है। ठीक है, तो ऑर्डर में मैं लिख लेता हूँ। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा तो 1 लिख लेता हूँ इसे, इसकी रिएक्टिविटी उससे कम 2 लिख लेता हूँ, इसकी रिएक्टिविटी 3, इसे 3 लिख देता हूँ। तो रिएक्शन कैसे होगी वो मैं बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमेशा देखो, पहली बात तो ये है कि हमेशा मेटल जो होता है वो मेटल सॉल्ट में जो मेटल होता है उसे डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम मैग्नीशियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम को भी डिस्प्लेस कर देगा। और पोटेशियम जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा। बहुत ही बढ़िया। तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे KCl। दोनों के केस में KCl ही बनना है, तो मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ KCl को। KCl प्लस मैग्नीशियम प्लस जिंक। ठीक है, दोनों मेटल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे इस केस में। तो इस रिएक्शन को कुछ ऐसे किया जाता है। ठीक है, नाउ मेटल, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो लास्ट पोर्शन है वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, आपके उसमें NCERT में भी एक्टिविटी ये दे रखी होगी। तो वो क्या है एक्टिविटी, वो बात करते हैं। उस एक्टिविटी में क्या होता है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, एक बीकर लिया मान लीजिए मैंने, उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया बीकर के अंदर। तो बीकर में क्या भरा हुआ है, CuSO4 सॉल्यूशन। और CuSO4 का जो CuSO4 एक्वस लिख सकता हूँ इसे। CuSO4 एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ है CuSO4। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CuSO4 जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्लू कलर का होता है CuSO4। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस CuSO4 के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, आयरन नेल को हैंग कर देते हैं। आयरन नेल मतलब एक कील को, ठीक है, लोहे की बनी हुई एक कील को क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम हैंग कर देते हैं रस्सी से बांध के। और ये ऐसे करके कील जो होगी हमने यहाँ पे हैंग कर दी। ओके, दिस इज आयरन नेल। अब क्या होगा जब ऐसा हम कर देंगे, तो मैडम जब हमें पढ़ाया करती है तो मैडम बोलती है देखो जादू होगा, जादू। जादू क्या होता था, वो उस जादू की बात करते हैं। जैसे ही आयरन नेल को हम डालेंगे कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में, तो थोड़ी देर बाद, कुछ ही देर बाद क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। और सभी बच्चे बोलते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्या जादू हो गया भाई। ठीक है, क्या जादू हो गया। ओके, तो ये हमें जादू का कैसे पता लगता है, मतलब इस जादू को समझ कैसे सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। असल में ये कोई जादू नहीं होता है, ये केमिस्ट्री होती है। जब आयरन की रिएक्शन CuSO4 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे असल में मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप चेक कर सकते हैं, मोर रिएक्टिव है आयरन। ओके, जो कॉपर होता है
वो कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो के क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। Fe आ जाएगा भाई, यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा और कॉपर जो होगा कॉपर फ्री फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर आप कलर कैसे चेंज हो गया ये बताओ हमें, तो वो भी बता देते हैं। कलर ब्लू किसकी वजह से था, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए। ब्लू कलर किसकी वजह से था, ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट की वजह से। अब क्या हुआ भाई, रिएक्शन में तो कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, सारा का सारा कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में। और जो आयरन सल्फेट होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो बदल जाता है। बहुत ही बढ़िया, तुमने बोला सर ये बात हमें समझ में आ गई। और क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं इस रिएक्शन की, तो वो भी मैं बताता हूँ। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जो आयरन नेल होता है ना, आयरन नेल जो होता है, आयरन का ओरिजिनल कलर जो होता है वो ग्रे होता है। ठीक है, तो ये आयरन नेल क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। बट जैसे ही हम उसे डिप करते हैं और रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है कि ये जो कॉपर होता है, ओके, ये जो कॉपर होता है यहाँ पे जो आपको कॉपर बना हुआ दिख रहा है, ये कॉपर पता कहाँ जाता है, ये आयरन नेल के ऊपर इसकी कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये कॉपर आयरन नेल के ऊपर चिपकता है भाई। तो आयरन नेल जो कि ग्रे कलर का होता था, वो रिएक्शन के बाद हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लगता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का क्यों दिखने लगता है, बिकॉज इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कॉपर की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर, इसी वजह से वो आयरन कलर, जो आयरन नेल होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हमें दिखता है। तो इस रिएक्शन में भाई इतना ही था। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।